हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज ऑफ सैम्पल पेपर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 12 और 13 एमसीक्यूज़ इन दिस वीडियो। और जो मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, और इसमें पहला एमसीक्यू हमारे पास है कैपिटल आउटपुट रेशियो से रिलेटेड। तो ये फार्मूला आप हेरेडोमर मॉडल में भी कर चुके थे, जिसमें पता चलता है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो बेसिकली इन्वर्सली रिलेटेड होती है ग्रोथ के साथ। तो ये इंडिकेशन भी देती है, जैसे मैं अगर फार्मूला इधर लिखूँ जी इज इक्वल टू एस ओवर स्मॉल के, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो जब बढ़ती है तो इंडिकेशन होती है डिमिनिशिंग रिटर्न की। ठीक है, तो अगर हम इसको बताएं, if a nation's capital output ratio gradually increases over time, this indicates that the share of capital owners in total output is increasing। नहीं, असल में ये चीज़ है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो होती है के ओवर वाई, कैपिटल से आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे दिस इज़ द मीनिंग ऑफ, यानी आपका एक मशीन कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल का 1 यूनिट कितनी आउटपुट जनरेट कर रहा है, दैट इज़ कैपिटल आउटपुट रेशियो। सो ए नहीं हो सकता। द डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज हैज़ नॉट येट बीन रीच्ड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, तो ये अगेंस्ट है उस बात के जो मैंने अभी आपको बैकग्राउंड बताया था। द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मस्ट हैव रीच्ड ज़ीरो, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मस्ट बी इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो अगर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर रही होती तो यहाँ बता रहा है कि द नेशंस कैपिटल आउटपुट रेशियो इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज होना बैड है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आउटपुट के ऊपर। तो ये नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज ऑपरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल ई आपका ऑप्शन है, ई आपका आंसर है। The next important MCQ that I have chosen for you is if firm's marginal revenue exceeds its marginal cost, maximum profit rules requires that firm। अब हो क्या रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू अगर ग्रेटर देन है मार्जिनल कॉस्ट के, तो आप देखते हैं कि ये रूल है आपके पास, ये आपके पास परफेक्ट कंपटीशन है, दिस इज, तो आप यहाँ पर हैं परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर दिस इज़ द केस कि आपका एमआर ज़्यादा है और एमसी कम है, तो इस सिचुएशन में दोनों सूरत हाल में आपको क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है। ये एमसीक्यू क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूँ और इसी बुक से ही पास्ट पेपर में शायद लिया गया होगा, या ये पास्ट पेपर में आया है, या ये पहले किसी सैम्पल पेपर में आ चुका है, या किसी कहीं भी प्रैक्टिस के अंदर ये हो चुका है, इस वजह से मुझे याद है। तो ऐसे है कि इंक्रीज इट्स आउटपुट इन बोथ परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, यही आंसर है। परफेक्ट मार्केट हो या इम्परफेक्ट मार्केट हो, इफ़ एम आर इज़ ग्रेटर देन एम सी, फर्म मस्ट इंक्रीज क्वांटिटी, ठीक है, आउटपुट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। ठीक है, अगर एम सी ग्रेटर देन एम आर है तो वो क्वांटिटी को कम करेंगे, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे वो इम्परफेक्ट कंपटीशन हो। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यू इज रिलेटेड टू टैक्स। ठीक है जी, जनरल सेल टैक्स। ठीक है, जनरल सेल टैक्स विदाउट एनी एग्जेम्प्टेड कमोडिटीज इज कंसिडर्ड टू बी, जनरल सेल टैक्स जो है वो रिग्रेसिव कंसिडर होता है। ठीक है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ये एक कॉमन बात है, ये जनरल बात है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये इसमें डिबेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब भी टैक्सेस और टैक्सेस के बर्डन को ये पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि टैक्सेस में जनरल सेल्स टैक्स जो है वो रिग्रेसिव कंसिडर होता है। तो अब हम देखते हैं कि रिग्रेसिव कहाँ पर आया है, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया। अब प्रोग्रेसिव टैक्स बिकॉज इट अप्लाइज टू लग्जरीज एज वेल एज नेसेसिटीज़, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो क्योंकि देखें कि एज इनकम ग्रोज, ठीक है जी, तो जो रिचर है उसके ऊपर तो कम बर्डन आता है क्योंकि वो अपनी इनकम का लेसर प्रोपोर्शन जो है वो स्पेंड करता है, उसकी जो एमपीएस वो ज़्यादा होती है। सो
A regressive tax because wealthy people spend a smaller percentage of their total income on tax commodities and hence the proportion of tax payment to income is greater for poor people. A progressive tax because wealthy people spend more than poor people. ये नहीं हो सकता. मैंने कहा था रिग्रेसिव होगा, ठीक है जी. तो अब देखते हैं. रिग्रेसिव टैक्स बिकॉज मोर मनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ पुअर पर्सन, तो ये नहीं हो सकता. देन फ्रॉम अ रिच मोर मनी की नहीं होती. यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन में बात करनी थी. प्रोपोर्शनल टैक्स बिकॉज एवरीबॉडी पेज द सेम टैक्स परसेंटेज ऑन ईच परचेज. कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होगी ई में और बी में, लेकिन अगर आप देखें तो कितना कंप्रिहेंसिव डिटेल दी हुई है यहाँ पर. तो आपको मैं पहले भी बता चुका था, आंसर बी है रिग्रेसिव टैक्स बिकॉज वेल्थियर पीपल स्पेंड अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम ऑन टैक्स्ड कमोडिटीज and hence the proportion of tax payment to income is greater for the poor people. Okay, the next important MCQ is related to the imposition of tax. Again, suppose that the demand curve for wheat is perfectly inelastic. ठीक है जी, तो perfectly inelastic demand curve है. With respect to price, a tax of 50 cent per bushel sold in इम्पोज्ड ऑन सप्लायर. ठीक है जी, टैक्स लग गया 50 सेंट का. तो देखें सप्लाई कर्व है, टैक्स लगेगा, सप्लाई कर बैकवर्ड शिफ्ट होगी, एग्जैक्टली प्राइस 50 सेंट इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, तो यही आंसर हमने देखना है. प्राइस विल राइज बट बाय लेस. नो, प्राइस विल राइज बाय द फुल 50 सेंट बट देयर विल बी नो रिडक्शन इन द क्वांटिटी. देखें क्वांटिटी चेंज नहीं होनी है. बी आपका आंसर है. The next important MCQ is if a monopoly discovers that demand for its product is inelastic. ठीक है जी, तो मोनोपोलिस्ट को पता चला कि उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इन द प्राइस एंड आउटपुट रेंज इन विच इट सेल्स. इफ़ इट सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अगर वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए. तो अंडरस्टूड बात है कि जब डिमांड आपकी इनइलास्टिक होती है, ठीक है, तो इनइलास्टिक सिचुएशन में अगर आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एक पॉलिसी ये है कि आप अपनी प्राइस इंक्रीज़ करते हैं. और अगर आपके पास इलास्टिक डिमांड है तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप प्राइस डिक्रीज़ कर दें टू इंक्रीज़ योर रेवेन्यू. ठीक है जी, तो रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा. तो यहाँ पर भी हमने ऐसी कुछ सिचुएशन का सामना है कि हमारी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है. प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हम प्राइस डिक्रीज़ को फाइंड आउट करते हैं. रिमेन्स इट्स प्रेजेंट पोजीशन. नो, ऑलवेज लोअर इट्स प्राइस एंड सीक्स टू इंक्रीज सेल्स. मिलता जुलता है. बी, ऑलवेज रेज इट्स प्राइस इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेल्स. नो, ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो ये नेगेटिविटी की बात कर रहा है. raises its price but only if that reduction will not reduce its sales. ऐसा नहीं हो सकता. raise its price to increase sales, price increase होगी, sale increase नहीं होगी. तो अब यहाँ पर सिचुएशन अभी ज़रा देखनी पड़ गई. मैं भी ज़रा दोबारा से फोकस करते हैं. प्राइस इंक्रीज़ होगी, क्वांटिटी तो फॉल होनी है भाई. इन इलास्टिक डिमांड है, कुछ तो क्वांटिटी फॉल होगी. ऑलवेज लोअर इट्स प्राइस एंड सिक्स टू इंक्रीज सेल्स. नो, लोअर इट्स प्राइस इज़ अ बैड चॉइस. ऑलवेज रेज इट्स प्राइस इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेल्स रिडक्शन. रेज इट्स प्राइस ओनली इफ दैट प्राइस रिडक्शन विल नॉट रिड्यूस. नो, रेज इट्स प्राइस टू इंक्रीज सेल्स. नो, सी इज़ द आंसर. बिकॉज प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी तो फॉल करेगी ना, लेकिन क्या होगा कि थोड़ी फॉल करेगी और आपका ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज होगा और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. सो सी इज द ऑप्शन यहाँ पे. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ इज रिलेटेड टू टैरिफ एंड कोटा. A difference between a tariff on an imported goods and a quota. देखें, टैरिफ तो टैक्स है, आप इंपोर्टेड गुड के ऊपर लगा रहे हैं, और जो कोटा है वो है फिजिकल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट. इनमें डिफरेंस. ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट अ कोटा कैन नेवर बी मेड टू यील्ड रेवेन्यू. कैन नेवर बी मेड यील्ड रेवेन्यू, ऐसा नहीं होता. जब कोटा दिया जाता है ना किसी को, तो कोटा में भी ऐसे होता है कि कोटा का लाइसेंस होता है, और जो लाइसेंस लेता है
वो भी एक तरह से लाइसेंस की फ़ी देता है जो कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कंसिडर होती है। तो नेक्स्ट आपको इधर आ गया, दैट अ टैरिफ कैन नेवर बी मेड यील्ड रेवेन्यू, ये भी नहीं हो सकता, दोनों ये भी रेवेन्यू यील्ड करता है, ये भी रेवेन्यू यील्ड करता है। दैट अ कोटा कैन बी यूज टू शट ऑफ ऑल और वर्चुअली ऑल, ऐसा नहीं होता। शट डाउन हम सारा का सारा नहीं ख़त्म कर रहे होते, हम ये कह रहे होते हैं कि इतनी क्वांटिटी आ सकती है, उसको एम्बार्गो कहते हैं, उसे कोटा नहीं कहते जो शट डाउन कर दे ट्रेड को। नेक्स्ट इज़ दैट अ टैरिफ कैन बी यूज टू शट ऑफ, ऐसा नहीं होता है टैरिफ, ठीक है जी। तो इस तरह से वो प्रोहिबिटिव टैरिफ होता है, यहाँ पे टैरिफ की बात हुई है, सो ये भी नहीं हो सकता। दैट अ क्वांटिटी equivalent quota will only generate the same revenue if correctly priced, for example by an auction for import license। बिल्कुल ठीक है, वो कहता है कि भाई ये उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जितना एक टैरिफ से जनरेट हो सकता है, अगर करेक्टली प्राइस और लाइसेंस की फ़ीस भी उतनी ही रख दी जाए। तो दिस इज़ द राइट आंसर अमंग दीज ऑप्शंस। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ इज रिलेटेड टू द रियल इंटरेस्ट रेट इन द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन। आप देखते हैं PPSC के आपके पेपर में अक्सर ये ज़रूर आता है कि इन्फ्लेशन में लेंडर लूज और बोरोअर गेन, और डिफ्लेशन में किसको बेनिफिट होगा, लेंडर क्रेडिटर को और जो है ना बोरोअर को। सो बेसिकली ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट MCQ है जो अक्सर पेपर में आता है। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करना होगा। इन अ पीरियड ऑफ डिफ्लेशन दैट ऑफ जनरली फॉलिंग प्राइसेस, ये भी समझा दिया, कितना नेक इंसान था कि उसने आपको ये भी समझा दिया कि डिफ्लेशन में कीमतें कम होती हैं। तो बहुत ही अच्छा इंसान है ये जो जिसने भी MCQ बनाया है। द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय अ लेंडर ऑन मनी लेंट। तो बेसिकली आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। सो जब ये आपका इन्फ्लेशन फॉल करता है तो आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो ग्रेटर हो जाता है इस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से। जस्ट पुट इट लाइक दिस, ठीक है जी। तो ये आपके पास यूँ हो गया सिचुएशन। एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन ये है कि ज़रा मेरी मैथ वीक है, रॉन्ग हो गया तो मसला हो जाएगा। तो अभी देखते हैं जी हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन ये है कि यस आई कैन गिव यू द एग्जांपल। मेरा ख्याल है कि डिफ्लेशन नेगेटिव प्राइसेस को कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 10 पुट करते हैं और इधर पुट करते हैं -2, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। मुझे तो मैथमेटिक्स भी आ गई है, तो देखिए फ़ायदा होता है ना दूसरों को काम करने से। तो क्या होगा कि आंसर आपका इधर 12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब समझ आई, इस तरह से मैथ सीखते हैं। तो क्या हुआ कि आंसर है कि वो तो वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका था कि डिफ्लेशन के अंदर आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो एक्सीड करता है नॉमिनल से, लाइक मैथमेटिकली मुझे नहीं आता था तो अभी आ गया मुझे। सो विल एक्सीड द नॉमिनल रेट, ए इज़ द राइट ऑप्शन, ए इज़ द आंसर। तो ये फार्मूला भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी, और ये भी आपको बता दिया सॉल्व करके थोड़ा सा। सो नेक्स्ट इज सपोज दैट net exports were to become more sensitive to change in the interest rate, you would reflect this change by drawing। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की जो पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं जिसमें आपको ISLM करवाया जाता है, उसमें ओपन इकॉनमी ISLM कराया ही नहीं जाता। तो इस वजह से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ रिलेट नहीं करती है, और अगर उसने गलती से यहाँ पे कोई और ऑप्शन दे दी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे तो अब तो पता है ना कि चलें जी एक IS और एक LM है, तो इसका मतलब ये होता है कि जी IS में ही आपके पास आएगा I + G + X, तो ये आपके पास जो है ना इसी तरीके से S + T + M, ठीक है जी। तो ये आपके पास दो किस्म के सिचुएशन में दोनों इक्वल हो गए, तो ISLM मॉडल में ये यूज़ होते हैं दोनों। तो आप ये ऐसी सिचुएशन में देखें जब आपकी एक्सपोर्ट जो है वो मोर सेंसिटिव होगी चेंज इन इंटरेस्ट रेट से, या आपकी इन्वेस्टमेंट सेंसिटिव हो, दोनों सूरतों में आपका IS फ्लैटर होता है। ये MCQ पहले भी एक मैंने सैम्पल पेपर में कराया है, तो इस वजह से भी दोबारा अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है जी। तो ये MCQ हो गया, आगे चलते हैं। Okay, the next important MCQ is related to microeconomics.
कंसिडर अ फर्म in a competitive market selling 10,000 units at a price of $2 per unit. ठीक है जी, तो क्वांटिटी कितनी है जी? 10,000. प्राइस कितनी है जी? $2. टोटल कॉस्ट कितनी है? 16,000. एंड इट्स प्रोड्यूसिंग एट अ मिनिमम ऑफ इट्स एवरेज कॉस्ट, और वो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे प्रोड्यूस कर रहे हैं जी. ये होगी जी मिनिमम. ठीक है जी, लोएस्ट पॉइंट पे. आगे चलते हैं, कहानी क्या है. एंड इट इज प्रोड्यूसिंग एट अ मिनिमम ऑफ इट्स एवरेज कॉस्ट कर्व. टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट दिस फर्म शुड. इस फर्म को करना क्या चाहिए? तो इसके लिए आपके पास, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि दिस इज़ योर एमसी. एसी कैन बी बिलो दिस ना, तो एसी से भी तो हो सकता था ना. तो इसका मतलब ये है कि आप ये यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना क्वांटिटी आपकी ये वाली है जिस पे लोएस्ट ऑफ एसी कट कर रहा है एमसी को. सो फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म है, अभी तो इधर रुक गई है, उसे तो आगे जाना चाहिए. कहाँ पर? जहाँ पर P इक्वल टू MC हो जाए. तो स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए होगा क्योंकि उसने कह दिया कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप कहेंगे यस दिस इज़ द इक्विलिब्रियम. भाई उसने कम्पिटिटिव मार्केट भी तो कहा है ना. सो उससे क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है. उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स, आपने एवरेज कॉस्ट निकालनी है. एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो MC निकल आएगा. MC को P से कंपेयर कर लेंगे. तो देखें आपके पास क्वांटिटी कितनी है? 10,000. आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? ये. तो जब आप टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, यू विल गेट AC. TC डिवाइडेड बाय Q, यू विल गेट 1.6 इज़ योर एवरेज कॉस्ट. अच्छा, आपकी एवरेज कॉस्ट 1.6 है क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे तो MC भी वहीं था, तो 1.6 इज़ योर MC. और प्राइस कितनी है आपकी? प्राइस है आपकी 2. इसका मतलब ये है कि अभी तो MC इज़ बिलो द प्राइस. सो यू कैन रेज अप टिल द पॉइंट वेयर P इज़ इक्वल टू MC और MC 2 हो जाए. तो इसका मतलब ये है कि यू विल इंक्रीज द क्वांटिटी अप टिल दिस पॉइंट. सो थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी आपको. सो ये हो गया इंक्रीज इट्स प्राइस एंड आउटपुट, इंक्रीज इट्स आउटपुट्स एंड सेल. तो ये C आपका आंसर. ठीक है जी, तो ये था MCQ. अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी. ओके जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ इज़ रिलेटेड टू ट्रेड यूनियंस, जिन्हें हम लेबर यूनियन भी कहते हैं, जो कि लेबर के राइट्स के लिए फाइट करती है. विच वांट्स टू साइमल्टेनियस रेज वेजेस फॉर इट्स मेंबर एंड मेंटेन एज मच एम्प्लॉयमेंट एज पॉसिबल वुड बी हेल्प बाय. यानी कि वो चाहते हैं कि वेज भी बढ़ जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी ना हो. आपको पता है ना कि ये आपके पास इक्विलिब्रियम वेज रेट है. अगर इस सिचुएशन में मैं फॉर एग्जांपल ये सिंपल सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर ये मिनिमम वेज लेके आते हैं, वेज इंक्रीज करते हैं, तो सप्लाई ऑफ लेबर ग्रेटर होती है, डिमांड फॉर लेबर कम हो जाती है. सो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है, सरप्लस लेबर आ जाता है. इस सिचुएशन से भी बच जाएं कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो और वेजेस भी बढ़ जाएं. ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? व्हाट विल हेल्प देम? एन इलास्टिक डिराइव डिमांड फॉर लेबर. इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर तो डेंजरस होगी भाई. डिमांड फॉर लेबर तो फर्म की तरफ से होती है, और इलास्टिक का मतलब है जैसी वेज बढ़ेगी वो कहेंगे चलो भागो. सोच नहीं हो सकता. एन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर. इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर. ओके, इसके साथ इसकी सेंस इसलिए नहीं बनती है कि देखें अगर थोड़ी सी वेज बढ़ाई ना, बहुत सारे वर्कर्स आ जाएंगे, काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए. सो सप्लाई ऑफ लेबर इलास्टिक, इससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाली है. Okay, next, an inelastic demand for the finished product. An inelastic demand for the finished product. देखिए ये जो ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं ना, ये बेचारे लेके जाते हैं रिक्वेस्ट ओनर के पास कि बराए मेहरबानी वेजेस में इजाफा किया जाए वरना हम स्ट्राइक कर देंगे. सो इनके
इसके लिए यूजुअली जब एमसीक्यूज आप देखते हैं ना तो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, तो इस तरह से लिखा होता है विच कंडीशन विल डेफिनेटली इंक्रीज देयर वेजेस या विल बी इन फेवर ऑफ देयर डिमांड। तो उनकी फेवर में डिमांड तब जाती है कि जब इन इलास्टिक डिमांड फॉर फिनिश प्रोडक्ट हो। तो ओनर के पास कोई जवाब ही नहीं रहता है, उसको पता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट तो हर हाल में लोगों ने लेनी है, अगर मैं थोड़ी बहुत प्राइस इंक्रीज़ भी कर दूंगा तो कोई मसला नहीं है। सो ये जो वेजेस है अगर वो बढ़ भी जाती हैं और इन इलास्टिक डिमांड है, तो ऐसी सिचुएशन में ये फेवरेबल कंडीशन होती है ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के लिए। सो दिस इज द आंसर। ओके, द ट्रेड थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। अब ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स कौन सी होती हैं भाई? टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, वॉलंटरी एक्सपोर्ट, रिस्ट्रेन, इवन योर सब्सिडी टू एक्सपोर्टर। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स होती हैं। तो ये करते क्या है? प्रोटेक्शन मेजर प्रोड्यूस्ड परमानेंट इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन? नो, परमानेंटली प्राइसेस इंक्रीज नहीं होती हैं। आज आप इंपोर्टेड चीज़ को पे टैरिफ लगाएंगे, वो आपके मुल्क में महंगी आना शुरू हो गई। फिर क्या होगा? आप लोकल चीज़ ख़रीदने लग जाएंगे, लोकल प्रोड्यूसर विल बिकम एफिशिएंट वेरी सून। उसके बाद वही चीज़ आपका लोकल प्रोड्यूसर आपको चीपर देना शुरू कर देगा। तो टेम्परेरी आपके पास राइज ऑफ इन्फ्लेशन होता है। परमानेंट रिडक्शन इन द रेट ऑफ, टेम्परेरी रिडक्शन में रिडक्शन तो होती नहीं है, प्राइस बढ़नी होती है। सो ये हो नहीं सकता, आपके पास बी आंसर है, टेम्परेरी इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट MCQ दैट इज़ रिलेटिवली ईजी कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड एन एक्साइज टैक्स बी शिफ्टेड इंटायरली इनटू कंज्यूमर। सो कंज्यूमर पे कब होगा टैक्स का बर्डन? बड़ी सिंपल सी बात है, जब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो। ठीक है जी, जितना डिमांड कर्व इन इलास्टिक होगा उतना कंज्यूमर पे बर्डन ज़्यादा आएगा। ठीक है जी, तो ये है सिचुएशन इसकी, क्योंकि उसने पूछा है कंज्यूमर का। जितना प्रोड्यूसर इन इलास्टिक होगा उतना प्रोड्यूसर पे बर्डन ज़्यादा होगा। बस ये एक रफ सा ट्रिक जहन में रखें, जो जितना इन इलास्टिक होगा टैक्स का बर्डन उस पर उतना ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे demand is perfectly inelastic, so the entire burden of excise tax be shifted entirely into the consumer. Is situation demand is perfectly inelastic. Okay, the last MCQ for today's video is the position and the shape of an indifference curve for any particular consumers are governed by। I think past paper में ये वाला MCQ आया है। Position and the shape of an indifference curve for any particular consumer are governed। अब बात हो रही है position and the shape of indifference curve। आप ये एक इंडिफरेंस कर्व बनाएं ज़रा यूँ। ठीक है जी, ये आपके पास एक इंडिफरेंस कर्व है, ये है टिल्टेड टूवर्ड्स एक्स एक्सिस है, ये टिल्टेड टूवर्ड्स वाई एक्सिस है। इसमें कहीं इनकम का जिक्र है? नहीं। कोई प्राइसेस की बात है? नो। ये टेस्ट जो कंज्यूमर का है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो इसको शेप देते हैं। और स्टूडेंट लग जाते हैं जी नहीं ये तो जी उसकी बजट है, जी उसकी इनकम है। उसने कहा पोजीशन एंड द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये मैंने पोजीशन भी बना दी, उसकी शेप भी बता दी है। यही उसकी पोजीशन है, यही उसकी शेप है, ये इनकी पोजीशन और शेप्स हैं। ये बजट लाइन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाय हिज और हर टेस्ट एंड बाय द अमाउंट ऑफ हिज इनकम एंड बजट लाइन। और इनकम और बजट लाइन से तो वो पॉइंट मिलता है जिस पे वो इक्विलिब्रियम में होता है, जो उस इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट के ऊपर वो जाके ख़रीद रहा होता है। उसकी पोजीशन और शेप तो नहीं डिटरमिन कर रहा होता। सोनली बाय द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, प्राइसेस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाय टेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ इनकम एंड द प्राइसेस, तीनों चीज़ें इधर इंक्लूड कर दी, ना ये है ना ये है ना ये। बाय द प्राइसेस ऑफ द गुड, नो, सोनली बाय हिज और हर टेस्ट। ठीक है जी, तो किसी अच्छी किताब से इसको देख लें। अगली बात ये है कि ये लास्ट MCQ था, मैंने आपको करवा दिया है। बराए मेहरबानी ये जो है ना, किताबों के पीछे नहीं पड़ जाते हैं, कौन सी किताब से सर करवा रहे हैं आप।
तो ये अज़रा वाले काम छोड़ दें, किताबों के पीछे छोड़ दें, थोड़ा सा दिन है जो मैं करा रहा हूँ वो कर लें। बुक्स आप लोगों ने जिन्होंने ज़्यादा किताबें इकट्ठी की हुई होती हैं ना, वही फेल हो जाते हैं। तो जो आपके पास डोगर भट्टी कारवान जो भी बुक है ना, वो वहीं से करते रहें। ये जो मेरे पास बुक है इसमें आपको बड़े लिमिटेड से एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे, माइक्रो और मैक्रो के, और कुछ मॉनेटरी के एस्पेक्ट्स नज़र आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आप जो है फोकस करें, जो आपके पास जो मटेरियल है वो रिवाइज कर सकते हैं वो रिवाइज करें। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, उम्मीद ये है कि आपका टेस्ट जो है वो 1920 को हो जाएगा। और थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि अब से ऑनवर्ड मेरे आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।